जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता में अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण अभी तक जो डिस्कस किया है, काफी इंपॉर्टेंट था। अब आगे अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले इसी बैराट सभ्यता का, वो है बैराट से मिलने वाले बौद्धकालीन अवशेष। इन बौद्धकालीन अवशेषों में अपन महत्वपूर्ण 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, उनको अपन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करता हूं कि जो बैराट है, बैराट से बौद्धकालीन अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण मिला ही यहां से एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, जिसको अपन बौद्ध चैत्य भी कह सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से बौद्ध चैत्य या गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना, जो बौद्धकालीन जो स्मारक है उनको मुख्यतः 3 मोटे तौर पर देखा जा सकता है। एक तो स्तूप होते हैं आपके, एक चैत्य होते हैं और एक विहार होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, स्तूपों का निर्माण तब किया गया जब किसी भी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म गुरु के अस्थि अवशेषों को दफनाया गया। ठीक है, यानी उनके मुख्य सामग्रियां या अवशेष दफनाएगी तो उनके ऊपर क्या बना दिए गए, आपके स्तूप निर्मित कर दिए गए। ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्तूप है। फिर स्तूप के बाद में एक और संरचना निर्मित की इन्होंने, तो वो क्या थे, चैत्य थे। चैत्य क्या थे, चैत्य वे स्थल थे बौद्धों के जहां पर बौद्ध एक जगह रहकर क्या करते थे, उपासना करते थे। ठीक है, एकाग्रता धारण करते थे, या कह सकता हूं कि मेडिटेशन का कार्य करते थे। कहने का मतलब एक तरह से पूजा जिस स्थान पर करते थे उनको बौद्ध चैत्य कहा जाता है। लेकिन फिर एक और इनकी संरचना है, वो क्या है, बौद्ध विहार। विहार का मतलब है जहां पर ये वर्षा काल के समय विश्राम किया करते थे, आराम किया करते थे, उस स्थल को क्या कहा जाता था, बौद्ध विहार कहा जाता था। लेकिन यहां से बैराट से दोनों ही चीजों के अवशेष मिले, बौद्ध चैत्य और बौद्ध विहार के दोनों के अवशेष मिले हैं। स्तूप नाम की कोई संरचना यहां से नहीं मिली है। यहां से केवल बौद्धकालीन 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं, एक तो बौद्ध चैत्य और एक बौद्ध विहार देखने को मिला है। और यहां से मिला एक स्वर्ण मंजूषा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर संभवतः महात्मा गौतम बुद्ध की इसमें अस्थि अवशेष रखे गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आज बैराट में अपना जो नया पॉइंट होगा वो क्या क्या होगा, बौद्धकालीन अवशेष। बौद्धकालीन अवशेषों में मैंने पहले बता दिया है, यहां से बौद्धकालीन 3 महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तो मैं पहले बता देता हूं। पहला तो किस चीज का मिला है, यहां से बौद्ध गोल बौद्ध चैत्य, गोल बौद्ध चैत्य या मंदिर। क्योंकि यह मंदिर की तरह हुआ करता था, यानी पूजा या आराधना की जाती थी या मेडिटेशन किया जाता था, जहां पर ध्यान एक लगाया जाता था, वो स्थल। और यहां से मिला है क्या, एक बौद्ध विहार मिला है। क्या मिला है, बौद्ध विहार मिला है। और यहां से एक क्या मिला है, स्वर्ण मंजूषा। क्या मिला है, यहां से स्वर्ण मंजूषा मिला है। तो बौद्धकालीन 3 महत्वपूर्ण यहां से संरचनाएं मिली हैं, 3 महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। वो क्या है, बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार और स्वर्ण मंजूषा। चैत्य और विहार में अंतर समझ लेना, मेरे पहले कोष्टक में मंदिर लिख दिया है यहां पर कि ये मंदिर है, विहार विश्राम स्थल है। ठीक है, देखिए अब मैं एक का थोड़ा डिटेल से अपन अध्ययन करते हैं कि जो गोल बौद्ध चैत्य है या मंदिर है वो कैसा था, कैसे निर्मित था, उसके बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अपना गोल बौद्ध चैत्य या मंदिर। ठीक है, अब देखिए ये जो अवशेष प्राप्त हुए ये मूलतः ईंटों से निर्मित है। क्योंकि देखो यहां पर एक चीज नोट करना आप कि बैराट जो है जो पहाड़ी स्थल है, यहां पर पत्थरों की प्रचुर मात्रा है, लेकिन फिर भी यहां पर बौद्ध विहार मठ ये चैत्य बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो निर्माण में किसका इस्तेमाल, निर्माण किससे था भाई, ईंटों से निर्मित। ठीक बात है, ये जो निर्माण किया गया था इस विहार या गोल, ये गोलाकार का था, तो इसका व्यास क्या था,
27 फीट व्यास का था। कितने व्यास का ये चैत्य था? 27 फीट व्यास का चैत्य था ये, ठीक है। यानी ये जो 2r होती है, r का मतलब रेडिएशन त्रिज्या और 2r का मतलब व्यास, ठीक है। तो ये 2r कितनी थी इसकी? ये 27 फीट थी। कितनी थी? 27 फीट थी। तो 27 फीट का एक गोलाकार बौद्ध चैत्य या मंदिर मिला है, ठीक है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ था। इसका प्रवेश द्वार किस तरफ था? यानी पूर्व की ओर इसका क्या था? प्रवेश द्वार था, ठीक है। और देखिए ये जो संरचना थी, इस संरचना में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इस संरचना में लगभग 27 स्तंभ लगे हुए थे। कितने स्तंभ थे? 27 स्तंभ थे। इस चैत्य से 27 लकड़ी के स्तंभों के जले हुए होने के प्रमाण मिले हैं। क्या? सॉरी 27 क्या 26। ये बौद्ध चैत्य था। इस बौद्ध चैत्य में 26 पिलर्स देखे गए हैं, लेकिन वो पिलर्स किसके थे? लकड़ी के बने हुए थे। लेकिन वो कैसी अवस्था में मिले अपन को? जली हुई अवस्था में मिले, जिससे ये पता चलता है कि जिस चैत्य की जो छत थी वो किस पर टिकी हुई थी? इन लकड़ी के पिलर्स पर टिकी हुई थी। और ये पिलर्स किससे निर्मित थे? लकड़ी से निर्मित थे, जिनको बाद में संभवतः जला दिया गया। इस कारण ये चैत्य क्या हो गया? नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहली बात तो जो गोल बौद्ध चैत्य मंदिर है उसका निर्माण ईंटों से किया गया था। इसका व्यास 27 फीट है, ठीक है। और ये डबल सर्कल में है, ध्यान रखना। कैसे है? डबल सर्कल में है, ठीक है। यानी दोहरी पंक्ति बनी हुई है चारों ओर, ठीक है। प्रवेश द्वार पूर्व की ओर इसका। और इस चैत्य में 26 लकड़ी के स्तंभ जले हुई अवस्था में पाए गए हैं। यह माना जाता है कि इस चैत्य का निर्माण, इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई इस चैत्य का निर्माण सम्राट अशोक के काल में प्रारंभिक वर्षों में किया गया। प्रारंभिक वर्षों में किया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इस चैत्य का निर्माण यह माना जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा सम्राट अशोक पहले चंडोशोक के नाम से जाना गया, क्योंकि चंडोशोक क्योंकि उसने जो कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त की तो बहुत बड़ा नरसंहार किया था। उसके बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई और क्या किया? जनता में नैतिक विचारों का प्रचार किया और खुद ने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाई। इस प्रकार उसने क्या किया? धीरे बौद्ध आपका जो बौद्ध धर्म है उसको स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रचार प्रसार के समय उसने इन संरचनाओं का निर्माण किया होगा, यह माना जाता है, ठीक है। अब जो ये बौद्ध जो गोल बौद्ध मठ है, इसकी जो ईंटें हैं, इसकी ईंटों पर ब्राह्मी भाषा में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। चूंकि मैंने पहले भी लिखा दिया है कि यहां पर ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई कुछ ईंटों के पर कुछ अक्षर लिखे हुए मिले हैं, तो भी ध्यान रखना। इस चैत्य की ईंटों पर एक या दो अक्षर लिखे हुए मिले हैं। क्या मिले हैं? एक या दो अक्षर लिखे हुए मिले और क्या मिले हैं? विस वी, विस वी और
ये दो महत्वपूर्ण अक्षर, जैसे विस लिखा हुआ मिल गया, वी ही लिखा हुआ मिल गया, इस प्रकार के कुछ अक्षर लिखे हुए मिले हैं। किसमें? इस बौद्ध चैत्य की ईंटों पर। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ इन ईंटों पर क्या लिखा हुआ है? कुछ ब्राह्मी लिपि में अक्षर लिखे हुए मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं इस गोल बौद्ध मठ की या चैत्य की, कि यहां से गोल बौद्ध या मठ या चैत्य मिला है। ठीक है, ईंटों से निर्मित है, 27 फीट व्यास का है, इसका आकार गोलाकार होने के कारण इसका व्यास क्या है? 27 फीट है। प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है, इसमें एंटर करने के लिए द्वार है प्रवेश पूर्व की तरफ। ठीक है, इसमें 26, इसकी जो छत थी वो 26 लकड़ी के स्तंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन वो अब जली हुई अवस्था में पाए गए। इस चैत्य का निर्माण यह माना जाता है कि सम्राट अशोक के प्रारंभिक काल में किया गया, और इस चैत्य की ईंटों पर कुछ अक्षर लिखे हुए मिले, एक या दो, जैसे एक अक्षर वी हो गया, दो विस हो गया। ठीक है, विस, वी, विरहम, कुछ इस प्रकार के अक्षर देखने को मिले। तो इस प्रकार ये था बौद्धकालीन अवशेषों में पहला बौद्ध चैत्य या गोल मंदिर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लूता क्या कि चलिए। यस, ये तो था आपका गोल बौद्ध चैत्य या मंदिर। अब बात करेंगे अपन बौद्ध विहार या मठ की। ठीक है, देखते हैं इसमें इससे संबंधित क्या अवशेष है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भी इस संबंध में कुछ विवरण दिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट, वो भी अपन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है? बौद्ध विहार। दूसरा पॉइंट क्या है अपना? बौद्ध विहार। विहार या मठ। ठीक है, इसके संबंध में देखो, इसके संबंध में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो उसने क्या किया? लगभग 634 ईस्वी में उसने बैराट की यात्रा की, और उसने बैराट की जब यात्रा की तो उसने देखा कि यहां पर बौद्ध मठ बने हुए हैं। तो उसने यहां पर बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। लेकिन वर्तमान में यहां पर कुछ इस प्रकार के अवशेष नहीं मिले, बल्कि एक बौद्ध मठ के अवशेष देखे गए हैं। हो सकता है कि प्रसिद्ध मिहिर कुल और जो हुण आक्रमण हुए उनके कारण इनको नष्ट कर दिया गया हो पूर्ण रूप से। तो ऐसे में यहां से जो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके चीनी यात्री हेनसांग का या युआन च्वांग जिसको कहते हैं, उसका विवरण ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री, पहली बात तो ये बौद्ध विहार कहां से मिला है? ये मिला है आपकी बीजक की पहाड़ी से। किस पहाड़ी से इसकी प्राप्त हुई? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, ये चैत्य भी कहां से मिला है? ये चैत्य भी बीजक की पहाड़ी से मिला है, और बौद्ध विहार भी कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला है। ध्यान रखना, आपको पूछे जाएंगे बौद्ध अवशेष किस पहाड़ी से मिले हैं, तो वैसे बौद्ध और वैसे बीजक की पहाड़ी से मिले हैं, क्योंकि इनकी संरचनाएं केवल बीजक की पहाड़ी पर निर्मित देखी गई है। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। इसने 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की तथा यहां पर 8 बौद्ध मठ या बोल दो विहार होने का उल्लेख किया। क्या किया उसने? 634 ईस्वी में वो यहां बैराट आया, और बैराट की यात्रा की तो उसने अपने विवरण, चूंकि चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा विवरण किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, इसने एक पुस्तक लिखी सी अब ये क्या है सी? इसकी बुक का नाम है। ऐसे मत समझना अब ये चाइनीज है तो ये आंग सांग सुकीर, मान सुकीर, क्या कौन सी कुकी, वो सी लिख दी इसने, फिर ऐसे करके कौन सी की लिख दी? सी लिख दी। ठीक है,
तो हेनसांग ने अपना यात्रा रेणु किस नाम से लिखा? सीयू के नाम से लिखा। ठीक है, वो अपने भीनमाल के भी बारे में बताता है, वो बैराट के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन अब की ये कई बार पूछा गया है कि चीनी यात्री हेनसांग ने बैराट में कितने बौद्ध मठ होने के बारे में बताया है। तो 8 बौद्ध मठ होने के उल्लेख किया है। ठीक है, इसने बैराट को, हेनसांग ने बैराट को प्रोलियेतायो, कौन सो तायो? प्रोलियेतायो नाम, बैराट का नाम क्या बताया इसने? प्रोलियेतायो नाम बताया। बैराट को किस नाम से पुकारा? हेनसांग ने बैराट को प्रोलियेतायो नाम से पुकारा। क्या नाम से पुकारा? प्रोलियेतायो नाम से पुकारा। ये आपको याद होना चाहिए। कौन सी लियो और तायो? प्रोलियेतायो। ठीक है, क्योंकि चीन में ऐसे ही बोले जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। हेनसांग ने बैराट को किस नाम से पुकारा है? तो प्रोलियेतायो। आपके भीलमाल को तो पीली मोलो। ठीक है, अब देखो जो बौद्ध विहार मठ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये मठ या विहार हीनयान संप्रदाय का है। हीनयान ये मठ किससे संबंधित था? हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, किस संप्रदाय से? हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से मिला जो बौद्ध मठ है, विहार है, वो कहां से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला है। यहां पर प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यात्रा वर्णन में जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसने 634 में बैरेट की यात्रा की। ठीक है, और यहां पर 8 बौद्ध मठ या विहार होने के उल्लेख किया। हेनसांग ने बैराट को प्रोलियेतायो नाम से पुकारा। और ये जो मठ या विहार है ये किस संप्रदाय से संबंधित था? हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। क्योंकि ये संरचनाएं ईंटों से निर्मित है, ध्यान रखना ये चीज। ये किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। इस प्रकार के कुछ अवशेष यहां से मिले हैं, किसके? बौद्ध विहार या मठ की। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ये था बौद्ध विहार या मठ आपका, जो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा विवरण आप जरूर ध्यान रखिए। इसने यात्रा विवरण सीयू के नाम से लिखा। उसमें यहां पर 8 बौद्ध मठों के बारे में बताया। ठीक है, और इस हेनसांग ने बैराट को किस नाम से पुकारा? प्रोलियेतायो नाम से पुकारा। और ये जो मठ था जो किससे संबंधित था? हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। अब देखो यहां से जो स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण मंजूषा, ठीक है, तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में की ताजिक हंगारोथ द्वारा यहां उत्खनन कर एक स्वर्ण मंजूषा या पेटी प्राप्त की, जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। अस्थि अवशेष प्राप्त हुई। ठीक है, यहां पर महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ? उत्खनन करवाया गया फिर से। ठीक है, उसके साथ तो ताजिक हंगारोथ ने यहां से क्या प्राप्त किया? यहां पर से एक स्वर्ण मंजूषा या पेटी प्राप्त की, जिसमें महात्मा बुद्ध के क्या थे? अस्थि अवशेष होने के बारे में बताया गया कि इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के क्या थे? अस्थि अवशेष थे। देखिए
ये तीन महत्वपूर्ण जो बौद्धकालीन संरचनाएं थी वो ये महत्वपूर्ण अवशेष थे, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाएगा क्या, निम्न में से बैराट से बौद्धकालीन कौन सी संरचना नहीं प्राप्त हुई, तो ये तीन ऑप्शन देंगे और एक तीसरा अलग से देगा। या हो सकता है कि ऐसे पूछ लें कौन सी बौद्धकालीन संरचनाएं बैराट से प्राप्त हुई है, तो तीन दे के नीचे वो चौथा ऑप्शन दे सकते हैं उपरोक्त छवि, तो ध्यान रखना उपरोक्त छवि फिर, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ अवशेष प्राप्त है। अब देखो ये माना जाता है कि इन संरचनाओं को नष्ट करने का काम किसने किया, तो हूण आक्रांता मिहिर कुल ने इनको नष्ट करने का काम किया। इस प्रकार का विवरण हेनसांग भी देता है। क्या देता है कि चीनी हेनसांग ये कहता है कि मिहिर कुल ने क्या किया, लगभग 1600 बौद्ध स्तूपों और विहारों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और 9 कोटि बौद्ध भिक्षुओं का क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। तो यह माना जाता है कि इनको भी किसने नष्ट किया होगा, मिहिर कुल के, सॉरी हूण का आक्रमण था, मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। तो मैं लिख देता हूं, इन अवशेषों को इन बौद्धकालीन संरचनाओं को हूण आक्रांता मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया, हूण आक्रांता मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। और हेनसांग भी यही बात कहता है। हेनसांग क्या कहता है, हेनसांग क्या कहता है, हेनसांग कहता है कि इस मिहिर कुल ने क्या किया, 1600 बौद्ध मठ, 1600 बौद्ध स्तूप व विहारों को नष्ट कर दिया, ठीक है। और 9 कोटि बौद्ध भिक्षुओं का वध कर दिया। क्या कर दिया, वध कर दिया। यह बात कौन कहता है, हेनसांग कहता है, ठीक है। जो हेनसांग के बारे में ये जरूर ध्यान रखिए, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और विराट कब आया, तो 634 ईस्वी में उस विराटनगर आया। विराटनगर में 8 बौद्ध मठ या विहार होने का उल्लेख करता है। और बैराट को किस नाम से पुकारता है, प्रोलिएतालो नाम से पुकारता है, ठीक है। ये कुछ अवशेष थे, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले अपन। यस, अब देखिए ये था स्वर्ण मंजूषा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया इस चीज का, कि यहां पर प्रचुर मात्रा में पत्थर मौजूद था, फिर भी मठों, विहारों, मंदिरों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया गया था, ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा आपको, यहां पर बौद्धकालीन इतने अवशेष होने के बाद भी यहां से महात्मा गौतम बुद्ध की एक भी मूर्ति यहां से नहीं मिलती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि निम्न में से कौन से साक्ष्य महात्मा गौतम बुद्ध कालीन बैराट से मिले हैं, तो आपको गोल बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार, स्वर्ण मंजूषा, साथ में दे दी महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति। तो आप ये सोचोगे कि जब बौद्ध चैत्य, विहार, मंदिर, स्वर्ण मंजूषा सब मिले तो महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति भी मिल जाएगी। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना कि यहां से महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिलती, कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। और ये ध्यान रखना, ये जितनी भी अवशेष है ना, ये किस काल से संबंधित है, मौर्य काल के हैं। यानी इन संरचनाओं का निर्माण कब हुआ होगा, मौर्य काल में हुआ था। इस कारण इन अवशेषों को क्या कहा जाएगा, मौर्य काल का। लेकिन ये किससे संबंधित थे, बौद्ध से संबंधित है, यानी बुद्ध की संरचनाओं से संबंधित है, ठीक है। अब इनके बाद में मैंने एक पॉइंट और बताया था, मुगल कालीन अवशेष, ठीक है। मुगल कालीन अवशेषों में मैंने क्या कहा था, यहां पर एक तो मुगल कालीन टकसाल मिली है। क्या मिली है,
टकसाल मिली है, ये चीज आप ध्यान रखना, टकसाल मिली है। और इन यहां पर जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर किसका नाम मिला है, बैराट नाम लिखा हुआ मिला है, सिक्कों पर बैराट नाम लिखा हुआ मिला है। ठीक बात है, ठीक है। और यहां पर सिक्के किसके शासनकाल में डाले जाने स्टार्ट कर दिए गए थे, तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, यानी अकबर के काल में यहां से सिक्के डालने स्टार्ट हो गए थे और अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन तीनों के काल में यहां पर सिक्के डाले गए। ठीक बात है। यहां से एक क्या प्राप्त हुआ है, एक मुगल द्वार प्राप्त हुआ है, मुगल दरवाजा। ठीक है, इस दरवाजे का निर्माण, ये ध्यान रखना, इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। किसने करवाया, अकबर ने। तो यहां पर मुगलकालीन दो संरचनाएं देखी गई है, एक तो टकसाल, ठीक है, यानी बैराट में मुगलकालीन सिक्के डाले जाते थे, इसके लिए यहां पर टकसाल खोली गई थी। और ये काम कब से स्टार्ट हो गया था, अकबर के शासनकाल के। अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां तक यहां पर क्या जा रहे थे, डाले जा रहे थे, सिक्के डाले जा रहे थे, जिन पर बैराट नाम भी अंकित किया जाता था। ठीक बात है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात, यहां से एक मुगल दरवाजा मिला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर के शासनकाल में किया गया था, अकबर द्वारा करवाया गया था। तो मुगलकालीन यहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें मिली है। ठीक है, पूछ सकता है बैराट से मुगलकालीन कौन सी संरचनाएं अवशेष मिले हैं, तो दो मिले हैं, एक तो मुगलकालीन टकसाल और एक क्या मिला है, यहां से मुगलकालीन दरवाजा मिला है। अब चीज ध्यान रखना, बैराट से अपन ने जब सिक्के पढ़ रहे थे तो सिक्कों के बारे में पढ़ा था कि यहां से बैराट में एक कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं मिली, इनमें से 8 पंचमार्क कौन से थे और बाकी इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं थी, जिसमें से 16 मुद्राएं तो राजा मेनेंडर की थी। ठीक है, तो यहां से वो तो वैसे पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, यहां से कुछ चांदी की मुद्राएं क्या मिली है, चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कितनी, 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जो किस में बंधी हुई है, कपड़े में बंधी हुई थी, कपड़े में बंधी हुई थी, और एक मर्दभांड में या मटकी में मिली कपड़े में बंधी हुई, यानी यहां से कपड़े के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, यहां से किसके प्रमाण मिल रहे हैं, कपड़े के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें क्या था, 36 चांदी की मुद्राएं क्या थी, बंधी हुई थी, जिसमें से 8 मुद्राएं तो कैसी थी, पंचमार्कड, क्या थी, पंचमार्क। अब पंचमार्क या आहत सिक्के जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। ठीक है, बाकी जो 28 मुद्राएं थी वो किसकी थी, इंडो ग्रीक शासकों की, यानी हिंदू यूनानी शासकों की, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। ठीक है, इन इंडो ग्रीक शासकों मुद्रा में से 16 मुद्राएं, कितनी मुद्राएं, 16 मुद्राएं राजा मिनांडर की थी। किसकी थी, राजा मिनांडर की थी। तो यहां से बैराट से चांदी के सिक्के मिले हैं, 36 एक कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं थी। ठीक है, उनमें से 8 चांदी की पंचमार्क कौन सी थे, 28 इंडो ग्रीक शासकों की। इन 28 में से 16 मुद्राएं तो राजा मिनांडर, अकेले राजा मिनांडर की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि जब राजा मिनांडर ने यहां पर आक्रमण किया तो क्या किया, यहां के क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया, यहां पर सिक्के जारी किए। ठीक है, तो इससे यह होता है कि राजस्थान का कुछ ये क्षेत्र है ना, जो इंडो ग्रीक शासकों के अधिकार में रहा होगा या उनके अधीन रहा होगा। तो इस प्रकार ये चांदी की पंचमार्क कॉइन्स यहां से मिले हैं। ठीक है, ये संख्या जरूर ध्यान रखना, ये राजा मिनेंडर 16, ये तो कई बार पूछी गई है साफ साफ ऐसे कैसे कि बैराट से यूनानी राजा मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 16 टोटल ऐसे पूछा सकता है। बैराट से कितने इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 28। केवल स्पेशल राजा मिनेंडर के बारे में पूछे तो 16, अगर पंचमार्क कॉइन्स के बारे में पूछे तो 8। ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन जो आपके मृदभांड है, यहां से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं वो अपना लास्ट पॉइंट है इसका,
उन मृदभांडों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ये तो थे मुगलकालीन अवशेष आपके, ठीक है, जिसमें एक मुगलकालीन टकसाल है और मुगलकालीन दरवाजा है, यानी मुगल दरवाजा है। ठीक है, और यहां से कुछ अपने सिक्के के बारे में पढ़ा कि यहाँ से चांदी की पंचमार्क चांदी के सिक्के मिले हैं, जो कि एक सूती कपड़े में बंधे हुए थे। 36 मुद्राएं थी कुल, इनमें से 8 पंचमार्क थे, तो बाकी कैसी थी, बाकी मुद्राएं थी आपकी इंडो ग्रीक शासकों की। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, मृदभांडों के बारे में, कि बैराट से किस किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। क्योंकि देखो कोई भी संस्कृति हो मृदभांडों का इस्तेमाल अवश्य करती है। ठीक है, तो यहां से किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है यहां से NBPW, यानी इनको बोलते हैं उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ठीक है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। बैराट इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा आपका नोह है भी इसी प्रकार का स्थल है, उस वहां से भी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं। गिलुंड क्या आपके जोधपुरा से भी इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो ये जो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है, पहली बात तो ये महाजनपद काल से संबंधित है, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल बोल दो या बौद्ध काल बोल दो इसको। ठीक है, या द्वितीय नगरीय क्रांति। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो मृदभांड है ये किस काल से संबंधित है, महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं अपन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसी समय पर बौद्ध काल भी रहा है, क्योंकि जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध भी यहाँ पर निवास करते थे, और महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन तीनों के काल में जो मृदभांड, विशिष्ट मृदभांड निर्मित किया गया भारत में, वो कौन सा था, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ठीक है, इन मृदभांडों का प्रमुख स्थल यानी राजस्थान में स्थित बैराट इन मृदभांडों का प्रतिनिधित्व स्थल माना जाता है। ठीक बात है, इन पर जो चित्र दिखे गए हैं, इन मृदभांडों पर जो चित्र मिले हैं वो किसके हैं, स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के। किसके चित्र देखे गए हैं, यहां पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चित्र देखे गए हैं। किन पर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों पर। ठीक है, यानी बैराट से कौन से मृदभांड मिल प्राप्त हुए हैं, आपको इंग्लिश में भी दे सकता है NBPW लिखकर। ठीक है, नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ध्यान रखना, यानी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो किससे संबंधित थे, महाजनपद काल, बौद्ध काल। इसी महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि पहली नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। द्वितीय नगरीय क्रांति बोल दो या बौद्ध काल बोल दो, तो सीधे पूछ सकता है NBPW या उत्तरी काले चमकीले मृदभांड किस संस्कृति या किससे संबंधित है, तो महाजनपद काल बोल दो या बौद्ध काल बोल दो या द्वितीय नगरीय क्रांति। तो आपको पता होगा महाजनपद काल के भी यहां से अवशेष मिले, क्योंकि मत्स्य जनपद जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं उसकी राजधानी ही बैराट हुआ करती थी। ठीक है, बौद्ध काल के अपन ने अभी हाल ही में अवशेष पढ़े हैं। ठीक है, और इसे महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, तो ये भी नाम लिख कर दे सकता है वो आपको। ठीक है, राजस्थान जो बैराट है इन मृदभांडों का प्रतिनिधित्व का स्थल माना जाता है, और इन मृदभांडों पर किस प्रकार के चित्र देखे गए, स्वास्तिक व त्रिरत्न के चक्र के चित्र देखे गए। यहां से ध्यान ना, यहां से बैराट यहां से चित्रित धूसर रंग के मृदभांड भी
प्राप्त हुए हैं। कैसे मृतभांड और प्राप्त हुए यहां से? चित्रित दूसरे रंग के मृतभांड, यानी इनको बोलते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, दूसरा बोलते हैं स्लेटी रंग बोल दो, जो कि वैदिक संस्कृति का एक प्रतिनिधि मृतभांड है। वैदिक संस्कृति का मृतभांड कौन सा है? यही है, जो किससे संबंधित था? उत्तर वैदिक काल से, यानी उत्तर वैदिक कालीन यहां से क्या मिले हैं? मृतभांड मिले, जिनको PGW भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? PGW। तो चित्रित दूसरे रंग के मृतभांड भी यहां से मिले हैं। यहां से NBPW भी मिले हैं, यानी उत्तरी काली चमकीले मृतभांड मिले हैं। यहां से PGW, यहां पे लिख लो PGW। ठीक है, यानी चित्रित दूसरे रंग के मृतभांड भी प्राप्त हुए। इनको स्लेटी रंग भी कह सकते हो, दूसरे रंग को। ठीक है, जैसे अपनी बाली नहीं आती क्या, अपने लकड़ी को जलाने के बाद में जो राख रह जाती है, उस राख के रंग के होते हैं। ठीक है, इन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती है। और इन चित्रकारी में क्या चित्र मिले हैं? यहां से चित्र देखे गए हैं स्वास्तिक, और स्वास्तिक के अलावा ज्यामितीय आकृतियां। ठीक है, स्वास्तिक और ज्यामितीय आकृतियां देखी गई है। तो ध्यान रखना, आपके बैराट से कौन से दो मृतभांड मिलते हैं? तो NBPW यानी उत्तरी काले चमकीले मृतभांड, और PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृतभांड। ये दोनों मृतभांड मिलते हैं कहां से? बैराट से। इस प्रकार आपका जो बैराट स्थल है उससे संबंधित जो संपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको इस क्लास में, इन तीनों 3-4 क्लास में आपको पूरी दे दी गई है। अब आप इसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।